अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट रही वो तोशा खाना केस से मुतल्लिक थी, जिसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गईं। इसके अलावा 57 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उन पर आयद किया गया। तो ये 2 दिन तहरीक इंसाफ की एक्स लीडरशिप के लिए खासे मुश्किल रहे। अगर बात की जाए साइफ़र केस की तो उसमें कल 10 साल और आज इस केस में 14 साल की सज़ा। ये वही केस है जो इससे पहले इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गया था, तो वहाँ पर 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी मुअत्तली सामने आ गई थी। लेकिन इस बार यही लगा कि 342 का बयान रिकॉर्ड ना करवाने के हवाले से बेशक तहरीक इंसाफ की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, उनकी लीगल टीम की तरफ से। बहरहाल ये फ़ैसला ये सिग्निफ़ाई कर रहा है कि अब जो कुछ स्पेस ये लोग समझ रहे थे कि शायद बन जाती है, लेकिन वो नहीं बनी, क्योंकि इस केस के अंदर भी तखमीने के मुताबिक तकरीबन 100 मिलियन से ऊपर का फ़ायदा लिया था साबिक़ वज़ीर आज़म ने, और इसके साथ साथ इसके कनेक्शंस उनकी अहलिया के साथ भी जोड़े गए। साथ साथ अगर एक थोड़ी सी तारीख़ी पस मंज़र की बात की जाए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट भी 2018 के इलेक्शन से बिल्कुल पहले जज मोहम्मद बशीर की ही अदालत से फ़ैसला आया था एवन फील्ड रेफरेंस में, जिसमें उनको सज़ा सुनाई गई थी, और उसी कोर्ट से आज एक और साबिक़ वज़ीर आज़म के अगेंस्ट फ़ैसला आया। अलमिया यह है कि उस वक्त बहुत सी सियासी जमातें जो कि फ़ायदा ले रही थीं इस जजमेंट से जो नवाज़ शरीफ साहब के अगेंस्ट आईं, वो मिठाइयाँ बांटने में मसरूफ़ थे, लेकिन आज ख़ुद हदफ बन चुके हैं। तो सवाल यही पूछ रहे हैं तज्ज़िया निगार भी, एनालिस्ट भी, कि क्या सियासी क़यादत इतना विजन नहीं रखती कि जिन फ़ैसलों को अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जाता देख कर वो सेलिब्रेट करते हैं, कल को उनकी बारी भी इस पर आ सकती है। इसके साथ साथ क्या इस केस में ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया, और क्या अब भी तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन हायर कोर्ट में जाके मौजूद है, इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आबिद ज़ुबैरी साहब माहिर कानून हैं, आप हमारे साथ होंगे, और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आज के फ़ैसले के हवाले से अगर देखा जाए, तहरीक इंसाफ का गिला यही है कि कल का फ़ैसला अगर देखें तो दिखाई ये दिया कि उजलत में किया गया है। आज भी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आपने फ्रस्ट्रेशन जो उनके कमेंट्स थे उनमें मुलाहिज़ा की होगी कि मेरे वकला को आने नहीं दिया जा रहा, इंतज़ार कर लीजिए, अदालत ने टाइम नहीं दिया। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल जो ड्यू प्रोसेस रहा इस केस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्यू प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट होना चाहिए, और सबसे जो आखिरी प्रोसेस होता है ट्रायल का, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का, वो होती है स्टेटमेंट ऑफ अंडर सेक्शन 342 CRPC। वो स्टेटमेंट जो है उसमें वकला की जरूरत बहरहाल नहीं होती, कानून की किताब में ये नहीं लिखा, लेकिन रवायतन और अखलाकन वकला मौजूद होते हैं। बल्कि यहाँ तक होता है कि 342 की जो स्टेटमेंट मुल्ज़म की तरफ से रिकॉर्ड होती है, वो तमाम क्वेश्चनियर का जो रिप्लाई है वो वकील देता है, सारा डिफेंस उसमें वो पुट करता है, और उसमें रीजनिंग देता है कि केस क्यों बनाया गया है और इसकी क्या वजह है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप यानी मुल्ज़म को ये पूछा जाता है कि अपने इस केस में डिफेंस विटनेस के तौर पे ऑन ओथ आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहेंगे, तो उसका जवाब अमूमन होता है कि मैं नहीं, लेकिन कोई मुल्ज़म कह भी सकता है कि मैं रिकॉर्ड कराना चाहूंगा। और दूसरा क्वेश्चन है वो ये होता है कि आप अपने डिफेंस में कोई एविडेंस पेश करना चाहेंगे, तो उसमें भी अगर कोई डिफेंस में एविडेंस है तो वो कह देता है कि करनी है, तो फिर कोर्ट की मजबूरी बन जाती है कि उसने इन दोनों क्वेश्चंस के रिप्लाई को मद्देनजर रखते हुए डिफेंस एविडेंस के तौर पे मुल्ज़िम को भी सुनना होता है, मुल्ज़िम की शहादत भी रिकॉर्ड करनी होती है, और अगर कोई डिफेंस एविडेंस में कोई और विटनेसेस हैं तो उनको भी तलब करना होता है और वो पेश करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस इसमें नहीं किया गया, जिस तरह टीवी चैनल्स पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 342 की जो स्टेटमेंट है वो मैंने रिप्लाई क्वेश्चनियर के जो तैयार कर लिए हैं, लेकिन वो बैरक में है, मेरे वकला आएंगे तो मैं दूंगा। अब ये समझ नहीं आ रही कि उसके बगैर किस तरीके से इन्होंने फैसला कर दिया,
ये अब जजमेंट आएगी तो पता चलेगा कि क्या वो सही कह रहे हैं या ये सही कह रहे हैं। ठीक है, ये जजमेंट जो डिटेल्ड आएगी उसके बाद ये चीज़ वाज़े हो सकती है। आरिफ साहब आप बताइएगा, चूँकि अब पीटीआई का गिला भी यही है कि अगर साइफर केस को देखा जाए तो एक दिन में 25 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो जाती है। अगर इसकी बात की जाए जो फैसला आज सुनाया गया तोशा खाना के हवाले से, तो 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, 17 गवाहान पर जरा का हक नहीं मिला। आपको लगता है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके कुछ रैशनल हैं, या इस केस के अंदर वो इतना पुअरली जो है इसको डिफेंड करते रहे हैं कि इनएविटेबली होना ही था? ये बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि वकला बावजूद इसके कई मामलात में इख्तलाफ राय होता है, लेकिन ये बात मुझे खुशी हुई जिस तरह असर रजा साहब ने बात की है, पाशा साहब ने। कोई भी वकील जो प्रोफेशनल वकील है वो इस तरीकेकार से बिल्कुल अलहदा बात नहीं कर सकता, और वो यही कहेगा कि कानून यही है, तरीकेकार यही है, प्रोसीजर यही है, और इसके बगैर आप किसी शख्स को सजा नहीं सुना सकते। लेकिन ये तकलीफ दे बात है कि हमारे यहाँ हमारा इंसाफ का निज़ाम जो है, जो कि काफी अरसे से पहले भी आइडियल नहीं था, माजी में जिस तरह किया गया सारी चीजें मौजूद है, और आज लोग इसी बुनियाद पर माजी के हवालों से बात करते हैं कि जी माजी में भी ऐसा हुआ। लेकिन करते करते आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि जब वर्चुअली आपका ये निज़ाम जो है, जिसे निज़ाम अदल कहते हैं, ये टोटली कोलैप्स हो गया। पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम अदल मौजूद नहीं है। अच्छा। और जिस तरह प्रेशर अदालतों के ऊपर और अदालतों को जिस तरह बिठा के, यानी बिल्कुल ये मॉक ट्रायल जो थे वो भी इससे बेहतर होते थे, यानी आपने उन्हें इस तरह बिठा दिया है कि बिल्कुल मजबूर कर दिया है, और वो भी खुद अपनी इंडिपेंडेंस को ही असर्ट करने के लिए ना तैयार है ना किसी में हिम्मत है। अब ये दोनों जजेस का रवैया जो था, इसको अगर आप देखेंगे, ये जज साहब जो आज वाले जो केस वाले हैं 14 साल वाले, इन्होंने एनपीआर अप्लाई की हुई थी कि मैं जाना चाहता हूँ लीव प्रेपरेटरी फॉर रिटायरमेंट, और ये किसी का हक होता है। उन्होंने कहा नहीं, आपने ये केस का फैसला सुना के जाना है, और यही वजह है कि इस केस का फैसला सुनाने के लिए उन्हें वो तमाम हदें क्रॉस करना पड़ी, क्योंकि जो एक जज के तौर पर वो नहीं करना चाहते होंगे यकीनन। उसकी वजह यह है कि जज जो है उसकी एक ट्रेनिंग होती है, बतौर वकील की ट्रेनिंग होती है, फिर वो जज बनता है तो जज के तौर पर ट्रेनिंग होती है, और उसे ये मालूम होता है कि मैंने ये जो ट्रायल करना है तो इसे मैंने कंडक्ट किस तरह करना है, और उसमें बाज ऐसे बुनियादी हक हैं उसके एक्यूज्ड के जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। 10A जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद फेयर ट्रायल, उस फेयर ट्रायल में ये सारी चीजें शामिल हैं कि आप अपनी मर्जी का काउंसिल करेंगे और आपको सफाई का मौका दिया जाएगा, आप पे गवाहों पे आप जिरा कर सकेंगे, आप अपने खुद यानी गवाह के तौर पर भी पेश हो सकेंगे, मर्जी कोई गवाह बुला भी सकेंगे अपनी डिफेंस में। तो ये सारी चीजें वो हैं जिसके बगैर आप इसे ट्रायल नहीं कह सकते। और इसकी जो है यानी एक बात जो हमेशा हमने सुनी थी कि ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। किसी भी हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करे, और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन अब हमारी हुकूमतें जो कर रही है इस वक्त, सही वो बेइंसाफी को यकीनी बना रही है कि बेइंसाफी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मतलब आपका कहना ये है कि बाय द लुक्स ऑफ इट ऑन द सरफेस जो है वो इंश्योर नहीं किया गया कि फेयर तरीके से ट्रायल को चलाया जाए। लेकिन जुबैरी साहब आपके पास आऊँगा, तहरीक इंसाफ के वकला और बहुत से जो उनके कारकुनान भी हैं वो इसी ओपिनियन को असर्ट कर रहे हैं कि चूँकि जिस तरह से प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया इस केस में, तो यही हमें फ़ायदा देगा आगे जाकर, क्योंकि ये स्टैंड नहीं कर सकता। आप अग्री करते हैं इस राय से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो आगे स्टैंड करता है नहीं करता, लेकिन आज तो आपने देख लिया कि घड़ी के उस पर 14 साल की कैद हुई है और पाकिस्तान की सलामती के ऊपर 10 साल की कैद। तो ये अजीब एक तमाशा हो रहा है। लेकिन देखिए, जो मेन फंडामेंटल चीज है, जिस तरह से एक ही दिन में पता नहीं कह रहा था 25 गवाहान की बयान कलम बंद हुए और उनपे जिरा भी सरकारी वकील ने कर ली। रात तक उनको इतनी जल्दी थी उन जज साहब को कि उनके वकला को आने नहीं दिया और उनका फैसला कर दिया। अब बातें लोग मैंने टीवी पे सुनी जो पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं, भूल ना जाए कि ये वक्त उन पे भी आ सकता है किसी वक्त।
तो आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि जी बहुत उनके वकील तैयार नहीं थे, कहीं उनकी बात की जाती है, कहीं कहा जाता है उनके वकील जो थे वो आते नहीं थे, इसलिए जज साहब ने वो कर दिया। जज साहब को इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन में तो केस का फैसला नहीं करना चाहिए, इंसाफ कानून के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बुनियादी हक है, देखिए 10A, अभी चौधरी साहब ने, आरिफ भाई ने बात की कि 10A में आपका फेयर ट्रायल का आपका हक है। फेयर ट्रायल के बगैर आपका ये बुनियादी हक आपका सल्व कर लिया गया, जो इन दोनों केसों में किया गया। वो एक जज साहब छुट्टी पे जा रहे थे, संडे उन्होंने अपनी मतलब चले जाओ और रिटायरमेंट पे जा रहे थे, और उन्होंने आके फैसला करके जल्दी से अब चले जाएंगे, अब कभी उनको किस चीज से नवाजा जाएगा वो वक्त ही बता देगा। तो लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 10 भी, आर्टिकल 10 एंड सब क्लॉज 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि अपने मर्जी के वकील से कंसल्ट करने और उससे अपने आप को डिफेंड करने का एक बुनियादी हक है आपका। ये आर्टिकल 10(1) है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर सेक्शन 340 है ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो कहता है कि जी आपको डिफेंड अपनी मर्जी के वकील से अपने आप को डिफेंड करेगा। सरकारी वकील या स्टेट काउंसिल उसी वक्त दिया जाता है जब वो उसके पास ताकत नहीं होती एक वकील करने की, या वकील नहीं करता। किसी आदमी पे एक सरकारी वकील, डिफेंस कौंसिल वकील सफाई कोर्ट नहीं अपॉइंट कर सकती। सही। तो ये और दूसरी बात, क्योंकि अगर वो उनके वकील नहीं आते तो उस बात अक्यूज से, मुल्जिम से कहा जाता है कि आप खुद जिरह करें, अपना केस खुद चलाएं। और आप देखिए उस केस में, साइफर केस में, तो मैंने सुना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का तो 342 का, जो अभी बड़ी हारून पाशा साहब ने बड़ी वजाहत से आपको एक्सप्लेन किया, उसके अंदर उनका बयान ही नहीं हुआ 342 का। फिर क्या वो अपनी शहादतें लेके आना चाहते थे, जो आपने देखा तोशा खाना केस में भी नहीं हुआ। लेकिन ये जल्दी से उनको सजा दी, घड़ी के ऊपर 14 साल, साइफर के ऊपर 10 साल। मतलब ये क्या, वो तकरीबन 140 मिलियन रुपए बनते हैं, वो कोई आम सी घड़ी तो वैसे नहीं थी। चाहे मैं कहता हूं 100 मिलियन भी बनते हो, 140, 100 या 200 मिलियन बनते हो, लेकिन जी उसको क्या आईन और कानून के हिसाब से किया है। तोशा खाना के केस में अब क्या आप देखें, आप ये इशू नहीं होता कि उसमें आप पे संगीन इल्जाम होते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन को साबित करना होता है, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी होती है, उसके बाद आप फैसला करें। मतलब पूरी अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं नहीं मिली। पाशा साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये वकील आप देखिए आप देखिए उस दिन क्या हो रहा था, जो हमने आप ही के चैनल्स और अखबारों में पढ़ा कि 2 कमरों में चल रहे थे, एक वकील यहां जा रहे थे, उधर कभी इमरान खान साहब इस कोर्ट में, उधर थे दूसरे कोर्ट में, ये मजाक वहां चल रहा था सारा वक्त। तो एक वक्त में दोनों कोर्ट्स में तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से तो किसी को सजा थोड़ी देनी चाहिए। पाशा साहब आप बताइएगा, जिस तरह से ये हम सुन भी रहे हैं, जज मोहम्मद बशीर साहब वैसे तो मार्च में रिटायर होने जा रहे थे, उन्होंने रिटायरमेंट से पहले तक छुट्टी की दरख्वास्त की, उसको मुस्तरद किया गया। और ये आयरॉनिकल है, आपके लिए हैरानकुन है कि इन्हीं की अदालत से एवन फील्ड के अंदर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई और आज एक और साबिक वज़ीर आज़म को निपटा दिया गया, तो इतने भारी साबित हो रहे हैं जज मोहम्मद बशीर साहब। देखिए, आज यही बात होती रही कि ये वाहिद जज हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिन्होंने 2 वज़ीर आज़म को सजा दी, और पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और आज जो है वो इमरान खान साहब को। तो ये एक इनकी यूनिक जो है वो बनती है एक सूरत हाल इन जज साहब की। बहरहाल सर बात इतनी है, 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें देखने वाली। ये तो हमने लीगली देखा कि क्या और इसके पहलू थे, क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। 2 चीजें बहुत अहम है जिनको देखना चाहिए। आप देखिए कि जब तक ख्वाजा हारिस साहब इनके कौंसल थे, उन्होंने एक कानूनी दायरे में रहते हुए सारे केसेस को पैरवी किया, जिरा की, अपने सारे मामला चलाए, और वो इस हवाले से उनको हम कह सकते हैं कि वो थॉरली प्रोफेशनल लॉयर थे, और उन्होंने अपना जो न्यूक्लियस रखा वो सिर्फ और सिर्फ केस की फैक्ट्स और उसके जो उसके एविडेंस थी उसके इर्द गिर्द रखा। उनके बाद जो कप्तान साहब की जो बदकिस्मती का दौर आया, वो ये आया कि उनके जो वकला की टीम थी वो ज्यादा पोलिटिसाइज हुई थी, और तमाम मामले को पॉलिटिकल तनाजुर में देखते रहे, सोशल मीडिया पे शोर मचाते रहे। कोर्ट में मेरे एक दोस्त ने एक दिन की हियरिंग देखी, और मुझे जब उससे बात हुई तो उसने बताया कि उन्होंने ये देखा कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, इसी तरह खान साहब के साथ होगा। तो मैंने उसकी तफसील पूछी, तो उन्होंने कहा कि वकला बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो
जब खान साहब के सामने आर्ग्यू करते हैं तो वो तकरीरें करते हैं, आर्गुमेंट्स नहीं करते, और वो सिर्फ उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका केस के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो ये चीजें बहरहाल जो पाशा साहब, क्या यही वजह थी कि ख्वाजा आरिफ साहब अलहदा हो गए थे वकला की टीम से? मेरा ख्याल है ख्वाजा आरिफ साहब की नाराजगी की भी वजह शायद इस लीगल टीम की, उस लीगल टीम की मौजूदगी थी जो कि गैर जरूरी तौर पे केसेस में इंटरफेरेंस कर रही थी, जिनका केस के फैक्ट्स और उनकी जो एविडेंस है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये चीजें सिग्निफिकेंट हैं, इनको आप इग्नोर ना करें। और खान साहब को अब भी सोचना चाहिए कि अपना फोकस सिर्फ उन इल्जामात की हद तक रखें और एविडेंस की हद तक रखें। जो ही आप अपनी उस लाइन से बाहर होते हैं तो फिर आपके खिलाफ जो है वो ज्यादा मवाद बेहतर तरीके से आ जाता है, जिस तरह के इन दोनों केसेस में हुआ है। ऑल दो के इसमें जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया, उसमें फ्लॉज अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन देखना ये चाहिए डिफेंस को कि जब आपको ग्रिल किया जा रहा है, आपके साथ आप कहते हैं जी ज्यादती हो रही है, तो फिर आपको ज्यादा मोहतात होना चाहिए था, ना कि आप इतने लथार्जिक रहे, इतना इजी रहे कि आप मामलात को सिर्फ सोशल मीडिया में बयानिए की हद तक लेके जाएं। लेकिन जो असल रूह है ट्रायल की, उस ट्रायल में आपकी दिलचस्पी ना हो, तो ये आज ये दिन देखना मतलब केस को कोर्ट में भी कंटेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, ये आप कह रहे हैं। आरिफ चौधरी साहब, इससे पहले आपने ये कहा कि पूरा सिस्टम जुडिशल जो है वो कोलैप्स हो चुका है। सवाल ये है कि आया ये कोलैप्स 2017 में हुआ था, उससे पहले गिलानी साहब की जब नाअहली हुई थी उस वक्त हुआ था, या भुट्टो साहब के ट्रायल के वक्त हुआ था, या सिर्फ ये इस केस में हुआ है जब तहरीक इंसाफ पे ये वक्त आया है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, पाशा साहब की इस बात से मैं कतन इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने कहा कि जी वो कला जो थे वो सोशल मीडिया पर ज्यादा थे और उन्होंने तवज्जो नहीं दी। जुल्फकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था, आपको मैं बता दूं और मालूम होगा कई लोगों को कि उसका रेफरेंस जो था तैयार भी मैंने किया था और दाखिल भी मैंने किया था, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। उस वक्त मैं यानी वकील के तौर पर बाबर रवान साहब पेश हुए थे, उसमें मुझे फाइल देखने का मौका मिला था, जो पहली दफा ऐसा हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो फाइल कई उसमें बंद थी संदूकों के अंदर, वो खुलवाई गई और उसमें से एक एक चीज जो थी वो मुझे देखने का मौका मिला। मैंने उसमें एक ऑर्डर ऐसा भी देखा कि जिसमें जस्टिस समदानी साहब का जो बेंच था, डिवीजन बेंच, जिन्होंने बेल दी थी जुल्फकार अली भुट्टो को, सही उस बेंच से केस जो है वो हाथ से लिखे हुए ऑर्डर के तहत जो जस्टिस मुश्ताक थे, मौलवी मुश्ताक, उन्होंने फाइल मंगवा ली, यानी लिखा हुआ हाथ से कि फाइल भेज दी जाए इधर। यानी ये कभी ऐसा है कि जिस तरह तहसीलदार जो है वो पटवारी को कहे या डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार से कहे कि ये फाइल, यानी जो अदालती मामलात है वो इस तरह नहीं होते। ये जब चीजें होती हैं कहने को तो हम कहते हैं कि जी वकला ने ये नहीं किया, वकला ने। बात ये है कि केस बनाने वाले जिस तरह केस बनाते हैं वो भी मुझे वो उस रेफरेंस का भी इत्तेफाक हुआ देखने का जो परवेज मुशर्रफ साहब का की तरफ से आया था, उसमें भी बिल्कुल कोई जान नहीं थी उस रेफरेंस में और बेजान किस्म का रेफरेंस था। लेकिन मकसद था कि जो बनाने वाले हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं और उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। आरिफ साहब, आप ये भी आरिफ साहब नहीं मानते कि सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रेशर और ट्रेंड क्रिएट किया जाता है पीटीआई की तरफ से पिछले 7-8 साल से, किसी भी केस से पहले वो मैनूवरिंग में रिजल्ट करता है हर फैसले की, और इस बार ये हो नहीं पा रहा? क्या ऐसा नहीं हुआ कि पॉपुलर नैरेटिव जो है वो एंटी कोर्ट बन जाता है इससे पहले कि कोई फैसला आए? नहीं, कोर्ट जो है वो तो ना इस चीज से मुतासर हो सकती है, चूंकि पहले तो होते नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, सोशल मीडिया से ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर, वो जो कहते हैं ना रब नेड़े के किसोन, उनके ऊपर जो वो खौफ है ना मुक्के का, जो उन्हें ताकत जो कह रही है। वरना आपने देखे ना ये जो हालत है जज की, आपने देखी होगी, लोगों ने बयान की हो इस मामले में कि जज साहब ने खुद अपने आप को इस तरह महसूस किया जैसे वो आज वो खुद रिलीज हो गए हैं। यानी इसी तरह दूसरा जज जो था, बात यह है कि ये अलह माल है, टेक्निकल बातें हम जरूर करते हैं और मैं समझता हूँ तवज्जो देनी चाहिए। मैं उनकी बेवजन बात नहीं समझता पाशा साहब की, लेकिन इसके बावजूद जब तयशुदा एक फार्मूले के तहत दिया जाता है केस जब बनाया जाता है, अब इस केस में आप देखते हैं, अगर इसकी एविडेंस देखें
किस तरह की एविडेंस है, केस क्या बनाया गया है और किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। सही है आरिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। ब्रेक शामिल करते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो फारिस साहब आप बताइएगा, वो आरिफ साहब भी ये कह रहे हैं कि फील्ड ही जब नहीं है हमवार तो फिर क्या डिफेंस होगा? चले, ये इनका वही बयानिया है जो पीटीआई का बयानिया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं करूंगा, मेरे बड़े भाई हैं। बात मैंने, मेरा ख्याल है जो बात की है वो किसी तासुब या किसी उससे बगैर की है और बिल्कुल गैर जानबदार रहते हुए मैंने अर्ज किया है। और ये बात जो मैंने किसी का वाकया सुनाया कि एक दोस्त ने वो सारी प्रोसीडिंग्स देखी एक दिन की, तो उससे जो मैंने तासर लिया या जो उसके अल्फाज थे वो मैंने बयान ही जो है वो बयान किए यहाँ पे, ताकि आपकी सहूलत के लिए और बाकी जो दोस्त हैं उनकी सहूलत के लिए हो जाए। मैं कोई वहां मौजूद नहीं था। जब एक गैर जानबदार तज्जिया आया तो मैंने वो आपसे शेयर कर दिया। सही है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता सारे वकील ऐसे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं उनमें और मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन जो बात हकायक में मबनी है वो बहरहाल कर देनी चाहिए। और वो जब एक गैर जानबदार जरिए से जब आपको बात पता चले, आपने रिप्रोड्यूस कर लिया, तो उसमें कोई मजायका नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप देखें कि जब भी कोई डेट ऑफ हेयरिंग होती थी, शेर अफजल मरवत कुछ और कह रहा है, शोएब शाहीन कुछ और कह रहा है, गौर अली खान कुछ और कह रहा है, सलमान सफदर, और सबका आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। उसको आप कहां लेकर जाएंगे? कोई तर्जमान बना हुआ है, खुद साख्ता तर्जमान, किसी को कोई मुकर्रर किया गया है और हर अपनी अपनी बोली बोल रहा है। कोई उनमें एक यूनिटी नहीं थी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया आपका। ठीक है जुबैरी साहब, आप इस पर क्या समझते हैं कि कोई एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी नहीं है पीटीआई की लीगल टीम में और उससे नुकसान होता है अकॉर्डिंग टू पाशा साहब के वो सारा स्ट्रेस सोशल मीडिया नैरेटिव पे रखते हैं, लेकिन जो क्राफ्ट है अपने जो क्लाइंट है उसको डिफेंड करने की, उस पर स्ट्रेस ही नहीं है इतना? देखिए, मैं दोनों अपने सीनियर्स हैं, बड़े मोहतरम हैं, दोनों से मैं मुत्तफिक हूँ। मैं पाशा साहब से यहां तक मुत्तफिक हूं कि जी हो सकता है कि इनकी डिफेंस में कुछ कमी रह गई हो, जो सुनने में आ रहा है, लेकिन कहां तक सच है वो लोग, हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी में कमी हो और जो ख्वाजा हारिस के जाने के बाद हो सकता है इस बात में वजन हो। लेकिन देखिए, वकील अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन हमने जो पिछले दिनों चीजें देखी उसमें तो ये देखा कि उनकी टीम ने आने की अंदर कोशिश की, उनको नहीं। आज हामिद खान साहब स्टेटमेंट दे रहे थे कि उनके वकीलों पे बंदूक तान ली गई, तो और जिस तरह से उनके वकीलों को अंदर आने से रोका जाए, उनकी एनके तक चेक होती है कि उसमें कोई कैमरा नहीं लगा हुआ हो, तो ये भी सारी चीजें आप, मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि आप उनके वकीलों को भी अपॉर्चुनिटी दें। बात सही है, उनके कोऑर्डिनेशन में पाशा साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, कोई एक बात करता है कोई दूसरी बात। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूं, अभी आरिफ भाई ने बात की शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ट्रायल की। आप देखिए, उनके वकीलों पे भी ये इल्जाम था, याया बख्तियार साहब मरहूम वगैरह पे, कि जी उन्होंने इस केस को सियासी केस की तरह चलाया, एक क्रिमिनल केस की ट्रायल के केस के लिए साथ ही चलाया। लेकिन जब बेंच ही आपके साथ ना हो और बेंच ही में बात ये हो कि वो इंसाफ नहीं देना चाह रहे, उन्होंने फैसला कर लिया हो कि आपको सजा देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जज मेजॉरिटी बेंच ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, 3 ने उनको एक्विट किया, और फिर कई सालों के बाद उनमें एक जज जो हैंगिंग जज थे जिन्होंने फांसी की सजा दी थी, उन्होंने टीवी स्टेटमेंट दिया, जो मेरे ख्याल से रेफरेंस जो चल रहा है, जो आरिफ भाई ने तैयार किया था, उसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया। वो जज साहब कहते हैं हमने प्रेशर में वो फैसला किया था, एक आदमी की जिंदगी चली गई और वो अपनी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, और आपने प्रेशर में फैसला करके उनको फांसी दे दी। तो ये बातें, जहां यहाँ ये जो जजेस जो बैठे हुए जिन्होंने फैसले किए, ये दोनों आप देखें अंडर प्रेशर थे या उनको एक टास्क दिया गया था। जुबैरी साहब, लेकिन देखें ना, रिफॉर्म अगर करनी थी इस सारे निजाम के अंदर तो वो किसी हद तक पॉलिटिशियंस ने भी करनी थी, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली हो रही थी तो मिठाइयां बांटी जा रही थी, आज उन्हीं को म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है। तो यूनिटी क्यों नहीं है पॉलिटिकल क्लास में कि वो रिफॉर्म करें? आपको एक बात बताता चलूं, जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी तो कुछ वकीलों में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी मिठाइयां बांटी थी सर, कुछ वकीलों ने जी। तो ऐसी बात नहीं है जब उनको फांसी नहीं, तो फिर आज के फैसले में भी मिठाई बांटनी चाहिए, या ये अच्छा है या बुरा है? क्या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? आप एक पॉलिटिकल पार्टी की तकरीरें देख लें, वो तो आज बड़ी खुशियां मना रहे हैं। उनके कल एक साहब फॉर्मर बहुत सीनियर पोजीशन पे रहे वकील साहब, मुझे अफसोस हुआ, वो कह रहे थे उनको फांसी की सजा क्यों नहीं हुई। हम ही ये एक वकील साहब टीवी पे कल कह रहे थे।
तो आप ये देखिए, मतलब ये हाल है जो एक पार्टी से जो आज वो खुशियां मना रहे हैं, इनके साथ ये हो चुका और कई दफा हो चुका है। तो उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि आपके साथ भी ये हो सकता है। ठीक है जुबैरी साहब, आपने अपने जगह छोड़ दी, आपने नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ऊपर सामने हथियार डाल दिए। आज पाकिस्तान का ये हाल है कि हम एक हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। आज ये लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा इस मुल्क में। मतलब सोचना चाहिए कि कल को यही फैसले आपके खिलाफ भी आ सकते हैं। पाशा साहब आप बताइएगा, एक तो जी पाशा साहब आप बताइएगा, टाइमिंग के हवाले से जो बहस होती है कि हर इलेक्शन से चंद रोज पहले ये फैसला होता आ रहा है, कंसेक्यूटिवली दूसरी बार ऐसा हो रहा है, इसमें फिर क्या इस केस को पॉलिटिकल एंगल से ही डीकंस्ट्रक्ट करें या फिर लीगल टर्म्स पे देखें? ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, पॉलिटिकल एंगल अपनी जगह पे मौजूद है और इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो पीटीआई का वर्कर मायूस होकर बैठ जाएगा और वो बाहर नहीं निकलेगा, शायद ये हो सकती है एक साइड की सोच। देखो, दूसरी साइड पे बैकफायर भी हो सकता है कि पीटीआई का वर्कर बड़ा पुरजोश होकर बाहर निकले और वो ज्यादा ताकत के साथ बाहर आए। ये दोनों चीजें हो सकती है। आज हम आप बैठे एक तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन कल क्या होना है 8 तारीख को, ये अभी 4, 5, 6 दिन बाकी हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो या इसकी इम्प्लीकेशन वो बाद में पता चलेगी। एक और क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ। मेरे दोनों भाई हैं, दोनों मतलब कि बड़े मंजे हुए वकला भी हैं और आप भी माशाल्लाह। एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि क्या जज बशीर अहमद साहब ने खान साहब की हमायत की है या उनके खिलाफ गए हैं? ये फैसला इन पे छोड़ता हूँ, तारीख पे छोड़ता हूँ कि क्या। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, आप बता दीजिए जवाब इसका। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह किसी ने कहा था कि जनाब ये देखे बड़ी मदद की जा रही है उनकी, उन्हें इतना पकड़ के मार के इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है कि लोगों के अंदर हमदर्दियां पैदा हो। और यहाँ जो इन्होंने तो एक टेक्निकल बात की है, वो टेक्निकल पाशा साहब ने, वो आम लेमैन वाली बात नहीं। इनका मतलब ये है कि ये जो फैसला किया गया है इस तरह की चीज के बाद तो यकीनन फैसला जो है वो कहीं भी अदालत में नहीं ठहर सकता। ये बात तो इनकी सही है, लेकिन ऐसा करने में किसी की भी नीयत शायद ऐसी नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात ये मैं इससे मुझे एग्री करने में भी कोई इतनी ज्यादा नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात जब प्रेशर बहुत पड़ता है तो यकीन माने जजेस इस तरह करते हैं कि चलो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, सजा मैं दे देता हूं, लेकिन आगे देखते क्या होता है। हो जाए मेरे साथ मेरे साथ एक पेज पर आ जाएं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं आपसे। ये सही बात है। काफी हद तक जब प्रेशर बढ़ता है ना तो ऐसे हो जाता है, कहते हैं कि जी ठीक है तुम्हारा काम मैं कर देना, लेकिन आगे फिर लिखी जाएगी जो भी होएगा। तो इसमें कोई ठीक है। आप जुबैरी साहब, आपसे आखिरी सवाल, ये अब ये कहा जा रहा है कि हैट्रिक भी मुकम्मल हो सकती है। एक फैसला कल आया, एक आज आया, अब इद्दत में निकाह केस भी अंडर डिस्कशन आ रहा है, वो कितना स्ट्रांग है? मैं तो कहता हूं इनके खिलाफ कोई भी केस स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो स्ट्रांग और वीक केस की, कमजोर केस की बात आपने तो सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया, कोई भी केस स्ट्रांग नहीं है। नहीं, सादिक अमीन देखें, वो भी एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुल्म हुआ था। इन पॉलिटिशियंस को चाहिए था अमेंडमेंट जब हो रही थी आइन की 10वीं तरमीम, उसमें 18वीं तरमीम, उसमें उसको बदल देना चाहिए था। वरना मैं और आप कौन होते हैं? सादिक अमीन सिर्फ एक ही हमारे मजहब एक ही शख्सियत है, उसके अलावा कोई ना सादिक है ना कोई अमीन है सर, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं सादिक और अमीन हूं, क्या आप हैं? आप कह सकते हैं कि आप पूरे सादिक और अमीन? नहीं कह सकते, कोई आदमी करता, हर इंसान गुनाहगार है, उसके अंदर होता है, वो अल्लाह के ऊपर होता है, वो माफ करे या नहीं। लेकिन मैं देखें पाशा साहब ने जो बात की कि उनका वर्कर निकलेगा, एक और भी हो सकती थी, एम ये भी हो सकता हो कि फिर 9 मई का वाकया, फिर उस तरह का कोई वाकया हो जाए ताकि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए। एक ये भी कैलकुलेशन हो सकती थी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे कितने उनके वर्कर निकले नहीं निकले, मैं और आप वोट डालेंगे, पाशा साहब डालेंगे, आरिफ भाई वोट डालेंगे जाके, हम वोट गिनेंगे नहीं। जहां गिनेंगे उन्होंने फैसला कर लिया है किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किसको क्या होना है। जब ये आप देख लें, क्या लग रहा है इस मुल्क में कोई इलेक्शन हो रहा है सर? ये कोई इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है? जुबैरी साहब शॉर्टली, क्योंकि टाइम कम है, इस केस में फैसले का रिवर्सल हो सकता है क्योंकि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, आपको लगता है? देखिए, होना तो चाहिए, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि केस जहां जाता है वहां जो जज साहब सुनते हैं कि उनका क्या रवैया होगा हाई कोर्ट में, वो तो वहां देखेंगे हम जाके। वहां भी मैं लीगली तो मैं सब हम तीनों एग्री करेंगे कि इस केस में कुछ नहीं है, लेकिन अब कोर्ट के अंदर
क्या होता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा पाशा साहब, आबिद जुबैरी साहब, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहना यही था कि जो प्रोसेस के अंदर कुछ लूप होल्स हैं, हो सकता है कि इससे कुछ ना कुछ उम्मीद बाकी हो तहरीक इंसाफ के लिए। बहरहाल अभी और भी बहुत से केसेस हैं जिनका सेटल होना बाकी है, जिस पर नज़रें टिकी हुई हैं कि उनमें क्या मज़ीद मुश्किलात क्रिएट होती हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, PTI के लिए, या फिर कुछ रिलीफ आता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद इस फैसले को मज़ीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले लीगल इम्प्लिकेशन जो इस केस के हैं उसको हमने डिस्कस किया, लेकिन जो सियासी एतबार से इस केस की इंपॉर्टेंस है उस पर भी बहस की जा रही है कि इलेक्शन सर पर हैं और हमने यही देखा है कि इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही सूरत हाल, तकरीबन यही सूरत हाल रही 2018 के इलेक्शन से पहले, जो इस बार तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर है। तो इसी पर हम बात करते हैं। एजाज़ सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, कैसे देख रहे हैं आज के डिसीजन को? एक तो जज मोहम्मद बशीर की अदालत से एक और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना, और दूसरा ये कि खान साहब ख़ुद सेलिब्रेट करते रहे तमाम उन फ़ैसलों को जिनका नुकसान उनके मुखालिफिन को हुआ, मिठाइयाँ बट गईं, ये कहा कि इंसाफ का बोलबाला हो चुका है। आज उसी सारी सूरत हाल में जो बेनिफिशरी पहले थे अब वो सफ़र करते दिखाई दे रहे हैं। लेसन लर्न किया होगा कुछ, या आपको लगता है कि ये होना ही था बिलाखिर, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं इस चीज़ से कि अगर डिवाइड करके रूल करेंगे तो नुकसान होगा लॉन्गर रन में? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई लेसन लर्न किया गया है। शायद लेसन जरूर लर्न किया जाएगा, क्योंकि ये वक्त सिखाता है। आप जब किसी तकलीफ से गुजरते हैं तो यही की जाती है, आमतौर नॉर्मल सूरत हाल यही होती है कि वक्त आपको सिखाता है। अभी खान साहब की उम्र 72 ईयर्स के हो गए हैं। आल्दो के इस एज में जो आप जिस चीज पे बिलीव करते होते हैं, जो आपकी सोचें होती हैं, वो मजीद गहरी हो जाती हैं, पक्की हो जाती हैं। लेकिन खुशगुमानी ये है कि वो सीखेंगे। अभी तक सिग्नल कोई नहीं आया, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब की जो सियासत है उसके 3 बुनियादी प्रिंसिपल हैं। उनका प्रिंसिपल नंबर 1 जो है वो ये है कि तमाम जो सियासतदान हैं उनके मुखालिफ वो सारे चोर हैं, डाकू हैं। उनका प्रिंसिपल नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान में सबसे ईमानदार और ईमानतदार दोनों सियासतदान, पायस सियासतदान वो खुद है। और उनकी सियासत का जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि जो इक्तदार का रास्ता है वो GHQ रावलपिंडी के जरिए आता है, रावलपिंडी के जरिए इक्तदार का रास्ता आता है। तो अगर वो आज आसिफ अली जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से या मौलाना फजल रहमान साहब से बात करते हैं या उनके बारे में कुछ अच्छे तासुरात देते हैं और ज़ाहिर टेबल के ऊपर बैठने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका जो बुनियादी प्रिंसिपल है 3 में से 1 वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बल्कि 3 में से 2 प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। यानी कि वो खुद भी उन लोगों की फहरिस्त में आ जाते हैं जिन लोगों को वो तनकीद करते रहे। एजाज, लेकिन आपने ठीक कहा, ये तासुर अपने मुखालिफिन के लिए उन्होंने सक्सेसफुली बना लिया कि वो सब के सब करप्शन में मुलविस हैं। आज के फैसले के बाद क्या कोई कन्विंस होगा जो उनको फॉलो करता रहा है कि 130 या 35 मिलियन का फ़ायदा इन्होंने भी हासिल कर लिया सरकारी ख़जाने से, गिफ्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके ज़ाती फ़ायदे के लिए, या फिर कुछ कन्विंसिंग नहीं होगा इसके बाद भी और नैरेटिव वहीं रहेगा कि ज़्यादती सिर्फ एक पार्टी से हो रही है, बाकी सबके साथ ठीक हुआ? देखिए मुजम्मिल भाई, जो कन्विंस होने का मामला है, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके सामने तो खान साहब की वीडियो भी आ जाए ना कि वो ये एडमिट करें कि उन्होंने खुद करप्शन किया है, तो वो इस वीडियो को भी उनके फेवर में लेंगे और वो कहेंगे कि यार कितना जबरदस्त लीडर है, आज तक तो किसी लीडर ने ये भी नहीं कहा कि मैंने करप्शन की है, तो ये वाकई ईमानदार लीडर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके फॉलोअर्स के ऊपर कोई असर पड़ेगा, लेकिन जो लोग पहले से समझते थे या जिन लोगों को पहले से इन चीजों का आइडिया है या जो सियासत पे या सियासी उमूर पे या हिस्ट्री के ऊपर दिलचस्पी रखते हैं, नजर रखते हैं, वो चीजें तो पहले भी समझते हैं। असल तो इशू ये है कि जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं उनमें कोई कमी रहेगी या नहीं आएगी। मेरा ख्याल है उनके फॉलोअर्स इमरान खान साहब पे यकीन करना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके फॉलोअर्स के ऊपर एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी, मायूसी जरूर। एजाज, ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर ने भी ये कहा कि दरअसल बुशरा बीबी का तो इस केस से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं था, आपका भी ये ख्याल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल।
जो बुशरा बीबी हैं और इमरान खान साहब हैं, जो केस अदालत में पेश किया गया, उसमें तो दोनों के असासे डिस्कस हुए, उसमें तो दोनों के आपको पता है कि इसमें जो पैसे आए हैं या और बाकी मामलात आए, उसमें तो वो दोनों का नाम है, और दोनों जो गिफ्ट हैं वो खाली एक घड़ी तो नहीं है ना, वो कुछ और चीजें भी। वैसे मुझे तो याद नहीं पड़ता, लेकिन आपके इल्म है कि इससे पहले कभी किसी फर्स्ट लेडी को कन्विक्ट किया हो इस तरह? जी, अभी तक तो किसी फर्स्ट लेडी को कन्विक्ट नहीं किया गया। बेनजीर भुट्टो साहिबा वो खुद फर्स्ट लेडी थी। जाहिर बात है, वो तो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर थी। वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे थी। उनको भी और उनके शौहर को भी अलग अलग कन्विक्ट किया गया था, यानी कि कपल कन्विक्ट होना उसकी रिवायत मौजूद है, लेकिन फर्स्ट लेडी जो कि प्राइम मिनिस्टर ना हो, वो अभी तक कोई कन्विक्ट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि फिलहाल लगता यही है कि उनके लिए ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन अगर सियासी क़ुव्वतें ये फैसला कर लें कि उनसे बात करनी है, तो तब शायद पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक कुछ ना कुछ रास्ता बन जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।